नमस्कार, मैं सुजल दवे। आज 26 मई है। 26 मई बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। भारत की राजनीति में इस तारीख को बड़ी सम्मान की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि 2014 का वो साल था और 26 मई की वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज 26 मई 2022 है, यानी कि 8 साल अपने कार्यकाल के नरेंद्र मोदी ने पूरे किए हैं। मोदी पहले ऐसे बिन कांग्रेसी नेता है जिन्होंने इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर सेवा दी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कामना करता हूं कि उनका कार्यकाल 8 साल का नहीं 80 साल का हो जाए। लेकिन जब 8 साल प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म किए हैं, पूरे किए हैं, इस पद पर सेवा दी है, तो अब प्रश्न ये हो गया है कि हमें इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि इन 8 सालों में हम नागरिक के मूलभूत जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए कितने सक्षम हुए हैं। अगर आप भारत के इतिहास की जब भी बात करेंगे, चाहे वो चौराहा हो, कोई रूम हो, मीटिंग रूम हो या पब्लिक प्लेस हो, तो आपके सामने पिछले 70 सालों का इतिहास रख दिया जाता है। लेकिन उस 17 साल के इतिहासों को भी ध्यान में रखकर चर्चा करनी जरूरी है। क्या उन 17 सालों के इतिहास में आम नागरिक बिंदास बोल सकता था और इन 8 सालों में बोलना मुश्किल हो गया है। अब हालत ये हो गई है कि जेल जाना इतना आसान हो गया है कि आप केवल एक छोटी सी आलोचना कर ले, आप खुद ब खुद जेल चले जाएंगे। इसके लिए आपको कोई गंभीर अपराध करने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझाने के लिए मैं आज आपके सामने उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं डॉक्टर कौशिक बारोट के उस किस्से को जिसमें उन्होंने आलोचना की तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। डॉक्टर कौशिक बारोट का जब भी नाम आता है तो आप लोग सोचते होंगे ये कौन होंगे। यकीन मानिए, डॉक्टर बारोट इतने बड़े भी डॉक्टर नहीं थे कि भारत भर में उन्हें जाना जाए। शायद गुजरात में चंद लोग जानते होंगे, लेकिन अहमदाबाद में हर कोई कौशिक बारोट को जानता है। कौशिक बारोट UN मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट RMO के पद पर सेवा दे रहे थे। कौशिक बारोट एक ऐसे डॉक्टर थे जो अस्पताल में आने वाले छोटे से छोटे गरीब मरीज का इलाज करने में बड़ा ही ध्यान रखते थे और निजी दिलचस्पी रखते थे कि उनका इलाज सही ढंग से हो सके। कौशिक बारोट काफ़ी लंबे समय से UN मेहता अस्पताल में असिस्टेंट RMO के रूप में सेवा दे रहे थे। एक वक्त ऐसा था कि UN मेहता अस्पताल के अंदर पत्रकार बेरोक जाते थे। अस्पताल में कई अच्छी स्टोरियां होती थी। उन स्टोरियों की खोज में पत्रकारों को अस्पताल का रास्ता देखने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पत्रकार जब भी UN मेहता अस्पताल में जाते थे और अपनी स्टोरी को सही साबित करने के लिए जो ऑफिशियल कोट होता है वो कौशिक बारोट का मिलता था। लेकिन जब पत्रकार खोज करते थे कि कौशिक बारोट कहाँ है, तो डॉक्टर कौशिक बारोट न तो अपने चैम्बर में पाए जाते थे, न VIP वार्ड में या VIP रूम में। कौशिक बारोट हमेशा गरीबों के जनरल वार्ड में पाए जाते थे और ख़ास तौर पे दिन भर भाग दौड़ करके ये ध्यान रखते थे कि अस्पताल में दाखिल हुए गरीब से गरीब मरीज का इलाज सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप हो ना हो, इस बात का साक्षी मैं कई बार बन चुका हूँ। समय ने ये अवसर मुझे दिया है, तब जाके आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मैं रूबरू होने जा रहा हूँ। कौशिक बारोट को आज सुबह ही अहमदाबाद पुलिस के साइबर सेल ने धर दबोचा है। कौशिक बारोट पे आरोप है कि उन्होंने एक फेक अकाउंट बनाया और अस्पताल में चल रही धांधली को उस फेक अकाउंट के जरिए आप लोगों के सामने रखा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, कौशिक बारोट ने फेक अकाउंट बनाया था और अस्पताल में चल रही धांधली को उन्होंने आप लोगों के जरिए आपके सामने रखा था। कौशिक बारोट इस वक्त साइबर सेल के कस्टडी में है और उनका अपराध यही है कि अस्पताल में जो कुछ भी चल रहा था वो सीधे तौर पे वो बोल नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक आसान तरीका खोज निकाला। उन्होंने एक फेक अकाउंट बनाया, एक फर्जी आदमी के नाम का जो सिम कार्ड था उसे वो यूज कर रहे थे और उसके जरिए वो अपनी व्यथा कथा या अस्पताल के सिस्टम के सामने जो सवाल खड़े हुए थे वो जनहित में रख रहे थे। अब सवाल ये है कि कौशिक बारोट सही है या गलत। कौशिक बारोट सही है या गलत ना तो कोई पत्रकार कह सकता है, ना कोई मरीज कह सकता है, ना कोई डॉक्टर कह सकता है, ना खुद वो साइबर सेल कह सकती है जिन्होंने कौशिक बारोट को धर दबोचा है। कौशिक बारोट सही थे या गलत, इस बात का फैसला अदालत करेगी। लेकिन
कौशिक बारोट को पकड़ लेने से क्या वो सारे सवाल दफन हो जाएंगे जो उन्होंने उठाए थे? उन्होंने अस्पताल में चल रही धांधली के बारे में जो सवाल उठाए थे, जांच उस बात की होनी चाहिए थी कि बारोट क्या वाकई सही कह रहे थे कि गलत। सही कह रहे थे तो इसमें सुधार कौन करेगा? सरकार को इस बात में रुचि रखनी थी, लेकिन सरकार ने रुचि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रखने में रखी और पुलिस भी बड़ी उत्साही रही। बड़ा आश्चर्य होता है आज कौशिक बारोट को जिन अधिकारियों ने धर दबोचा है। भूतकाल में वही अधिकारी कई बार कौशिक बारोट को फोन करके अपने ही किसी निजी मरीज का इलाज ढंग से हो इस तरह की सिफारिश कर चुके हैं और बारोट अपने घर से वापस आके मरीज पे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते थे। ये कौशिक बारोट का इतिहास है। लेकिन कौशिक बारोट का इतिहास आप लोगों के सामने एक सवाल खड़ा कर रहा है, क्या वाकई बोलना अब इस देश में इतना मुश्किल हो गया है कि आप केवल आलोचना करें और आपको उस जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाए? कई पत्रकार जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। मैं उदाहरण के रूप में नाम लेना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के उन पत्रकारों का जिन्होंने मिड डे फूड के बारे में अखबारों में जानकारियां दी थी। मिड डे फूड में सुधार आया न आया, लेकिन पत्रकार को राजद्रोह के आरोप में जेल में ढकेल दिया गया था। मध्य प्रदेश के पत्रकार भी बिंदास न तो बोल पा रहे थे, न लिख पा रहे थे, न खुल के आलोचना कर रहे थे। इस बारे में सरकार ने कदम उठाए तो पत्रकारों ने एकजुट होकर सरकार के सामने ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अहमदाबाद के पत्रकार धवल पटेल को आप कैसे भूल सकते हैं? धवल पटेल ने एक खबर प्रकाशित की थी अपने अखबार के अंदर कि जब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कार्यकाल में थे, उन्होंने कहा था कि जो महामारी फैली है, अगर आनंदीबेन पटेल यहां पर नहीं हो या गुजरात के मुख्यमंत्री होती तो इस महामारी को आसानी से नियंत्रण में लिया जा सकता था। धवल पटेल ने अपनी इस स्टोरी में सुब्रमण्यम स्वामी के इस कोट को आधार बनाया था, जिसमें उन्होंने आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री होती तो महामारी की क्या दशा होती, इस पे ट्वीट किया था। लेकिन आरोप सुब्रमण्यम स्वामी पे न लगा और धवल पटेल के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और धवल पटेल जेल की सलाखों के पीछे ही चले गए। ये सारी घटनाएं आप लोगों को चिंतन में ले जाती है। सोचिए, कौशिक बारोट जो यूएन मेहता के असिस्टेंट आरएमओ के पद पर सेवा दे रहे थे, यानी कि सीधी तौर पर सिस्टम का एक हिस्सा थे, वही अधिकारी सिस्टम के सामने सवाल खड़े कर रहा है। फेक अकाउंट के जरिए ही सही, लेकिन सवाल उठाए उसने सिस्टम के सामने। अस्पताल में जो कुछ भी चल रहा था उस पर कौशिक बारोट ने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी थी, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना या सही, उसका निर्णय अदालत करेगी। लेकिन अभी पुलिस मान रही है कि कौशिक बारोट ने एक फेक अकाउंट बनाकर गलत रास्ता चुना था। इस बात को यहीं अगर छोड़ दिया जाए और बात को आगे बढ़ानी हो तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूं, जरा कल्पना कीजिए कि अस्पताल का वो हिस्सा कौशिक बारोट थे जो चाहकर भी उन्हें अलग नहीं किया जा सकता होगा। और कौशिक बारोट किन परिस्थितियों से गुजरे होंगे, अपने आप से कितना संघर्ष किया होगा, कितना बोलने का प्रयास किया होगा और नहीं बोल पाए होंगे, तब उन्होंने एक फेक अकाउंट का सहारा ले लिया। इस बात पे भी पुलिस को, सिस्टम को और खास करके मुझे और आपको भी चिंतन करने की जरूरत है। कुछ तथ्य मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हाल ही में बड़ौदा में सीआर पाटिल की एक जनसभा हो रही थी, उसमें एक सज्जन खड़े हुए थे, सज्जन बुजुर्ग थे। उन्होंने सभा में जो राम मंदिर के बारे में जो चर्चाएं हो रही थी उसको दरकिनार करके रसोई गैस में आ रही बढ़ोतरी और उसकी कीमतें जो बढ़ रही थी उस पर सवाल खड़े किए थे। वीडियो आप लोगों तक पहुंच ही गया होगा और बार बार आप देखना चाहे तो मेरे फेसबुक के वॉल पर आपको मिलेगा। सज्जन रसोई गैस की बढ़ती कीमतें कब नियंत्रण में आएगी, एक सीधा सा सवाल पूछ रहे, बड़ा सरल सवाल पूछ रहे, लेकिन 14 सेकंड से भी कम वक्त में या तो 14 सेकंड में उन सज्जन के पास से माइक ले लिया जाता है। भाजपा की ओर से या सीआर पाटिल की ओर से कोई ऐसी स्पष्टता नहीं आई है कि जनसभा के अंदर सज्जन वातावरण को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे थे या उनका जो सवाल था वो बेबुनियाद था। ना तो सज्जन के उस सवाल के ऊपर सीआर पाटिल या भाजपा की ओर से कोई भी उत्तर आया है। इसे आप सोचिए और उन बातों को याद कीजिए कि नेताओं की जनसभा होती है तो मंच पर से या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नेता अपनी प्रशंसा पे कई महिलाओं के साथ 5-5 या 8-8 मिनट तक संवाद करते रहते हैं।
तब क्यों उन लोगों को डिस्कनेक्ट किया नहीं जाता या उन लोगों के पास से माइक लिया नहीं जाता? क्या रसोई गैस की बढ़ती कीमतें नियंत्रण में लाने का जो सवाल है वाकई भारत का विरोधी सवाल था? ये आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। आज मैं दूसरी एक बात करना चाहूंगा। जब भी आप इस तरह की बातें करते हैं तो 17 साल के इतिहास को आपके सामने खड़ा कर दिया जाता है। जब भी कोई पत्रकार इस तरह की बातें करता है, पत्रकार में शब्द यूज कर रहा हूं, मैं हमेशा बोलता आया हूं कि भारत में 100 में से 99 पत्रकार प्रवक्ता बन चुके हैं। गिने चुने 1% जो पत्रकार है वो जब भी लिखते हैं, बोलते, सवाल करते हैं तो आप जैसे सज्जन तुरंत पिछले 17 सालों के इतिहास को लाते हैं। मैं भी उन 17 सालों के इतिहास को आज दोहराने का एक प्रयास करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे गूगल के जरिए इसकी पुष्टि कर जानने का, विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। बात करना चाहता हूं, पत्रकार जब बोलते हैं तो क्या परिस्थिति आती है, मीडिया जब बोलती है तो क्या परिस्थिति आती है, पिछली सरकारों ने पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार किया, इन सरकारों, अभी की सरकारों ने क्या व्यवहार किया। मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के धवल पटेल का उदाहरण आपको पहले ही दे चुका हूं। बात करता हूं मैं प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल की। जब प्रधानमंत्री नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब आनंद बाजार पत्रिका, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आज एबीपी न्यूज के नाम पर देख रहे, उस वक्त अखबार लॉन्च कर रहा था और उन्होंने नेहरू जैसे ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला तुरंत आलोचना करना शुरू कर दिया था। नेहरू की खुल के आनंद बाजार पत्रिका आलोचना कर रही थी। वो दौर ऐसा था जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो भारत देश का युवा नेहरू से जुड़ा हुआ था, नेहरू से अपार प्रेम करता था। चारों ओर आनंद बाजार पत्रिका के लिए रोष खड़ा हो गया था और सभी लोग आनंद बाजार पत्रिका के ऊपर हमला करने के फिराक में थे। उनके पत्रकारों को सार्वजनिक रूप में निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन पत्रिका ने आलोचना करना नहीं छोड़ा था, क्योंकि हम ताजा ही तो आजाद हुए थे, कई समस्याएं देश में थी। आनंद बाजार पत्रिका अपनी पत्रकारिता कर रहा था, दूसरी ओर नेहरू को चाहने वाले आनंद बाजार पत्रिका के सामने धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। जैसे तैसे ये खबर जब नेहरू के पास पहुंची तो उन्होंने कभी आनंद बाजार पत्रिका को सूचित नहीं किया और एक दिन सवेरे ही खुद कार्यालय पे पहुंच गए, जाके संपादक से मिले। सोचिए, कोई भी योजना नहीं है, कोई भी कार्यक्रम नहीं है और भारत देश का प्रधानमंत्री अचानक किसी अखबार के कार्यालय में पहुंच जाता है और संपादक से संवाद करता है कि आप मेरी जो आलोचना कर रहे हैं वो और ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपकी आलोचना से मुझे दिशा मिलती है। मैं जहां भटक जाता हूं या जहां गलत निर्णय लेता हूं वहां मुझे सुधार करने का या अपने आप को संभालने का एक मौका मिल जाता है। खुल के आलोचना कीजिए। लेकिन आप लोगों के सामने जो बहस्थान है उससे मैं आपको सूचित करने आया हूं कि आपकी आलोचना मैं सह सकता हूं, इसमें मैं सुधार सकता हूं, लेकिन इस देश का नौजवान भटका हुआ हो सकता है या तो मुझसे अपार प्रेम में हो सकता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन आपके सामने रोष में है। तो मैं आपके अखबार कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा रहा हूं। ये मेरे निजी टेलीफोन है। जब भी आपको अधिक सुरक्षा की आवश्यकता हो तो आप निश्चित रूप से सीधे मेरे से संवाद कीजिए। मैं 24 घंटे आनंद बाजार पत्रिका की सेवा में उपस्थित रहूंगा। ये था नेहरू का व्यक्तित्व और वो थी पत्रकारिता। तब से लेके आज तक बेरोक टोक आनंद बाजार पत्रिका नेहरू की आलोचना भी करता रहा, इंदिरा गांधी की भी आलोचना करता रहा, अटल बिहारी वाजपेयी की भी आलोचना करता रहा। अभी एबीपी क्या कर रहा है उसके बारे में आप खुद चिंतन कर लीजिएगा। मैं बात करना चाहूंगा दूसरे उदाहरण के रूप में इंदिरा गांधी की। पत्रकार पी साईनाथ, भगवान उनको 100 साल की आयु दे, इस वक्त अभी हम लोगों के बीच में सेवा दे रहे। पी साईनाथ भारत के एकमात्र ऐसे पत्रकार है जिन्होंने पूरा अपना कार्यकाल जो अभी तक का उन्होंने बिताया है और आने वाले वर्षों में बिताएंगे, केवल इस देश के किसान की चिंता करके बिताया हुआ है। पी साईनाथ ने इंदिरा गांधी की किसान नीति को लेकर इतनी आलोचना की थी कि इंदिरा गांधी हड़बड़ा गई थी। इंदिरा गांधी किसी भी तरह पी साईनाथ को खामोश करना चाहती थी, लेकिन उनके पास रास्ते नहीं थे। ये वो दौर था जहां संवाद होते थे। कई बार पी साईनाथ से संवाद करने की इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पे सेवा दे रही थी, लेकिन साईनाथ ने कहा था कि मैं आपसे संवाद तभी कर सकता हूं जब आप किसान की नीतियां बदलेंगी, किसान की आय कैसे बढ़ेगी इस पे चर्चा करेंगे। मैं कई सुझाव किसानों की ओर से लेके आया हूं, कई किसान संगठन की ओर से लेके आया हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। अगर आप इस पे खुले मन से चर्चा करना चाहती है तो मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। इंदिरा गांधी अगर जवाब दे न दे,
लेकिन उन दोनों के बीच में मनमुटाव बहुत बढ़ चुका था और पी साईनाथ ने कभी भी किसान नीति को लेकर अपनी पत्रकारिता को छोड़ा नहीं था और इंदिरा गांधी ने भी एक हद से भी ज्यादा पी साईनाथ की पत्रकारिता का हमेशा स्वागत किया। उसी पी साईनाथ को जब रेगन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनके कार्यकाल को देखकर उन्हें जब रेगन मैग्सेस अवार्ड दिया गया तो खुद इंदिरा गांधी बिना बताए अपने सरकारी काफिले के साथ पी साईनाथ के घर चली गई थी और उनके कंधे पे हाथ रख के केवल इतना ही कहा था कि आपने भारत का नाम एक बार फिर ऊंचा कर दिया। ये प्रधानमंत्री थे और ये पत्रकार थे जिन्हें पी साईनाथ और इंदिरा गांधी के नाम पे आप जाने जाते। 17 साल के इतिहास में बात यहां नहीं रुकती है। मैं बात करना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी की। जब वाजपेयी पूर्ण बहुमत से सरकार में आए, उसके पहले अरुण शौरी जो पत्रकार थे, उन्होंने वाजपेयी की नीतियों और 13 दिन क्यों नहीं चली सरकार, उस पर वाजपेयी की खुलकर आलोचना की थी। वाजपेयी कवि हृदय के थे, वाजपेयी पढ़ने का शौक रखते थे। हर अखबार को पहले पन्ने से आखिरी पेज तक पढ़ने का समय वो अपने व्यस्त कार्यकाल में से भी निकाल लेते थे। अरुण शौरी की लिखावट और उनकी पत्रकारिता और वाजपेयी के प्रति उनकी आलोचना से वाजपेयी भली भांति वाकिफ थे। जैसे ही प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी ने कार्यकाल संभाला, तुरंत उन्होंने अरुण शौरी को मंत्री बना दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने वाजपेयी को अरुण शौरी को लेकर सवाल किए, तब वाजपेयी का जो जवाब था उस पर तो आपको एक बार सोचना चाहिए। वाजपेयी ने कहा था, जो पत्रकार मेरी आलोचना करके मुझे सही दिशा दे रहा है, मैं भटक रहा हूं, ये मुझे दिशा निर्देश कर रहा है, अगर वही पत्रकार मिनिस्टर बनकर हमारे कैबिनेट में आ जाता है, हमारे मंत्रिमंडल में आ जाता है, तो सोचिए हम इस जनता की सेवा कितनी अच्छी तरह से कर सकेंगे। और यकीन मानिए 5 साल की सरकार में वाजपेयी ने जब भी विपत्ति का समय आया तो अरुण शौरी से एक बार उस समस्या को लेकर सलाह मशवरा जरूर किया था। और अभी के हाल क्या है मैं आपको बता रहा हूं, और आपको इसलिए बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल कार्यकाल पूरा किया है और मेरी शुभकामना है कि वो 80 साल पूरा करें। अब सवाल ये हो गया है कि इस देश में क्या वाकई पत्रकार बचे हैं या नहीं बचे हैं। मुझे पता है कि 100 में से 99 पत्रकार प्रवक्ता बन चुके हैं। जेल जाना किसी को अच्छा नहीं लगता और अब हालत ये हो गई है कि पत्रकार ने पत्रकारिता छोड़ दी तो चंद लोगों ने पत्रकार के पेशे को अपनाया है, लेकिन पत्रकार बने बिना। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे, और जो लिख रहे वो सभी कांग्रेस से जुड़े नहीं है, वो जनता की पीड़ा को लिख आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन अब बोलना या लिखना क्या इस देश में इतना मुश्किल हो गया है कि बोलने या लिखने पर आपको जेल का रास्ता दिखा दिया जाए? क्या हमें इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि नहीं है? भारत देश जब आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक भारत में लोकतंत्र है। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज तक की बात कर रहा हूं। लोकतंत्र में सबसे पहला अधिकार नागरिक को यह था कि उसके बोल स्वतंत्र होंगे, उसकी वाणी स्वतंत्र होगी, बोलने का अधिकार हर किसी को होगा। वो अधिकार क्या अभी भी बरकरार है या नहीं है? आप इसमें चिंतन करें तो कौशिक बारोट के साथ मैंने जिन जिन पत्रकारों का उदाहरण दिया उसको भी गूगल करके पढ़ लीजिएगा और फिर चिंतन अपना आगे बढ़ाइएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि वाकई बोलना जरूरी है, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पे बोलना जरूरी है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे बोलना जरूरी है, रोजगार पे बोलना जरूरी है, महंगाई पे बोलना जरूरी है, इस समाज के अंदर अमीर और गरीब के बीच में जो दरकिनार हो गए हैं, एक दूसरे के बीच में आई खाई जो और गहरी हो गई है, उस पर बोलना जरूरी है। और बोलने का जब मन बना ले तो याद रखिए, सच बोलने में डरना नहीं है। सच बोले तो अपने ही अकाउंट से बोले, अपने ही सिम का यूज करे, दूसरे सिम का यूज न करे। याद रखिए, सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पराजित नहीं। ये पुरानी कहावत है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप तक आती होगी, मैंने कहीं पढ़ी थी और उसे इसी व्हाट्सएप ने मुझे याद दिला दिया है। तो सच बोलते रहिए। जब इतिहास के कालखंड में हाल की परिस्थिति का मूल्यांकन होगा
तो भारत देश की धरती, भारत देश की प्रकृति और भारत देश का पानी आप लोगों के खिलाफ तब गवाही देगा जब आप नहीं बोलते होंगे। प्रकृति कहेगी जब आप सांस ले रहे थे तो मैं शुद्ध हवा आपको दे रहा था। धरती कह रहेगी जब आप खड़े थे तो मैंने आपको सहारा दिया था। पानी कहेगा आपका जीवन चलाने के लिए मैंने आपको पानी दिया था और आपने बखूबी इनको लिया था, मतलब कि आप जिंदा थे। अगर आप जिंदा थे तो बोले क्यों नहीं थे? ये सवाल आज नहीं तो लिख के रखिएगा, 10 साल बाद इतिहास आपसे पूछेगा और तब आप जिंदा होंगे ना, फिर भी आपके जिंदा होने का सबूत उस वक्त देना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, सच बोलना रखिए, महंगाई के बारे में चर्चा कीजिए, रोजगार के मुद्दे पे चर्चा कीजिए, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पे चर्चा कीजिए। चर्चा ना सही, चिंतन जरूर कीजिए। और ये सिस्टम जो बोलने पे या तो आलोचना करने पे जेल की सलाखों के पीछे आप लोगों को ढकेल देती है, उस पर चिंतन जरूर कीजिए। याद रखिए, आप जो भी बोले पहले से तय रखिए, सरकार बदलने के लिए नहीं बोलना है। सरकार के द्वारा जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ है उन परिस्थितियों को बदलने के लिए बोलना है। सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, परिस्थितियां बदलिए। इसलिए आपके बोल हमेशा, भले ही कैसे भी हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आपकी भाषा जितनी कठिन हो, माफ कीजिएगा मैं फिर से बहक गया, आपकी आलोचना जितनी भी कठिन हो, भाषा आपकी उतनी सरल रखिएगा। अभद्र भाषा का कभी इस्तेमाल न करें, पर हाँ बोलिए। और मैं जाने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत की मीडिया का और भारत की मीडिया के उन पत्रकारों का जो प्रवक्ता बनके भारत माता के सपूत का लेबल लगा के घूम रहे, उन्हें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत माता के सपूतों, आप पत्रकार से प्रवक्ता तो बन गए, अब अपने पेशे में लौट आइए, फिर से पत्रकार बन जाइए, क्योंकि वाकई भारत देश का रुपया गिर गया है। नमस्कार।